वेलकम टू विजन 2.0। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग फेडरलिज्म। इस वीडियो में आज हम फेडरलिज्म के बारे में आपको बताएंगे। फेडरलिज्म, इससे पहले दो चार बातें आप जान लीजिए कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के टोटल जितने भी यूनिट्स हैं, उस चैप्टर्स है और किस चैप्टर्स का नाम क्या है और उसमें क्या पढ़ना है, मैंने रिव्यू किया था, है ना। अब यहाँ से मैं सेकेंड चैप्टर से शुरू करने वाला हूँ, है ना। फर्स्ट चैप्टर भी हम बाद में लेंगे, है ना। तो ये फेडरलिज्म है, ये लाइक फेडरल प्लस लिज्म, फेडरल प्लस लिज्म से बना है फेडरलिज्म। लेकिन यहाँ पर आपको आगे हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन में फेडरलिज्म है क्या। यहाँ पर आपको ये समझना है कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है, एक पद्धति है, एक तरीका है जिसके तहत पावर को डिवाइड किया जाता है। किसके बीच? तो पावर को सेंट्रल और स्टेट एंड अदर यूनिट्स के बीच में डिविजन्स किया जाता है शक्ति को। इतना समझना है कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है। आगे चलते हैं। तो लाइक ओवरव्यू का मतलब क्या है? ओवरव्यू मतलब टोटल चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, वो चीज यहाँ पर देखेंगे। बोलता है इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर्स में जिसका नाम था पावर सीरीज, उसमें क्या पढ़ा था हमने? तो वी नोटेड, हमने नोट किया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर सीरीज अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बोलता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग पढ़ा था, और जो कि एक मेजर फॉर्म है किसका? पावर शेयरिंग का। कहने का मतलब है कि पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म है। इसके बारे में हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि पहले चैप्टर्स का नाम था पावर शेयरिंग, ये उसी का एक्सटेंडेड रूप है यहाँ पे, है ना। वहां पर आपने एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग पढ़ा था, है ना, अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं कि इन दीज चैप्टर्स we focus on this form of the power sharing। यहाँ पर आप फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स में। और पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ, है ना। इसके साथ ही साथ और क्या इस चैप्टर्स में आप देखेंगे? तो इसके साथ ही इस चैप्टर्स में आप इट इज द मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज द फेडरलिज्म एंड वी बिगिन बाय द डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन द जनरल टर्म। हम इसके साथ ही फेडरलिज्म को जनरल टर्म में नहीं हम देखेंगे कि जनरल टर्म में इसका मीनिंग क्या होता है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू द अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। इसके साथ ही साथ हम इंडिया में फेडरलिज्म के प्रैक्टिस और थ्योरी के बारे में देखेंगे कि इसका प्रैक्टिस साइड फेडरलिज्म जो है कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। डिस्कशंस ऑफ द federal constitutional provision is the followed by an analysis of the policies and the politics that has the strengthened federalism is the practice, है ना। and towards the end of the chapter, और चैप्टर के लास्ट में आप क्या देखने वाले हैं? towards the ends of these chapters we turn the local government, हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है? तो लोकल गवर्नमेंट स्पेशली पंचायती राज व्यवस्था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको कंबाइंड रूप से हम लोकल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कि रूरल एरिया में कैसे आपको पंचायती राज व्यवस्था काम करती है ना। एंड न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, और इसी को हम न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म कहते हैं। किसको? लोकल गवर्नमेंट को। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा इस पूरे पैराग्राफ में कि आपको इस पूरे चैप्टर से पढ़ना क्या है एटलीस्ट, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से मुख्य रूप से फेडरलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाट इज द फेडरलिज्म? एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है एनसीईआरटी के द्वारा कि फेडरलिज्म है क्या, व्हाट इज, है ना, फेडरलिज्म कहते किसको है। लेट अस गेट बैक टू द contrast between the Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapters. You would recall that one of the key change made in the constitutions of the Belgium and was to reduce the power of the central government and to give these the power to the regional government। ये बोलना चाहता है कि आप एक श्रीलंका में और बेल्जियम में आपने देखा था कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, पिछले चैप्टर्स में आपने देखा था कि उसको कैसे सुलझाया गया, है ना। ये स्पेशली बेल्जियम को लेता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम के जो संविधान में क्या प्रावधान किया गया, तो वाज रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल पहले लाइक बेल्जियम में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पावर थे, रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसके बाद गिवन देना दीज पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर आपको स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम के या फिर वहां के जो और अदर लेवल की जो गवर्नमेंट थी, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसको दे दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बेल्जियम में पिछले चैप्टर्स के ही बता रहा है कि बेल्जियम में किस तरह से पावर से किया गया, सेंट्रल से पावर लिया गया और रिड्यूस किया गया, और लाइक लोकल गवर्नमेंट को, है ना, पावर को इंक्रीज कर दिया गया। आगे चलते हैं। इन द बेल्जियम इवन अर्लियर दे हैड देयर रोल्स and power, and but all these powers were given to the government and could be withdrawn by the central government, and the change that took place in the 1993 was the regional government was given constitutional power and that were no longer dependent on the central government। और ये बोलना चाहता है कि जब लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले लिया गया और लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जब पावर दिया गया, तो अब देने के बाद में क्या हो गया, संवैधानिक रूप से नो लॉन्गर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं हो गया, मतलब डिपेंड लाइक उस पर आश्रित नहीं है, वो अब स्वतंत्र हो गया, है ना। एंड दस द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और जब हम लाइक किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, सेंट्रल को रिड्यूस करते हैं और स्टेट को या लोकल गवर्नमेंट को बढ़ाते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम लाइक फेडरल फॉर्म कहते हैं, फेडरल सिस्टम हम कहते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सेंटर के पास ज्यादा पावर है तो उसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, और यदि स्टेट के सेंटर से पावर लेकर स्टेट को दे दिया गया, है ना, तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बेल्जियम में लाइक सेंटर से लेकर के स्टेट को और कम्युनिटी जो गवर्नमेंट थी उसको पावर दी गई, तो वहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को लाइक वहां पर महत्व दिया गया। आगे चलते हैं। To be for all the political purpose a unitary system where the national government has all the power, and Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system। और उसी तरह यहाँ पर बताना चाहता है कि अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेल्जियम में केंद्र सरकार से पावर रिड्यूस किया गया और लोकल गवर्नमेंट को लाइक स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ाया गया पावर। उसी तरह श्रीलंका की बात कर रहा है कि श्रीलंका में जो तमिलियन लीडर्स थे, है ना, वहां भी तमिल और सिन्हाला के बीच में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वहां भी जो तमिलियन जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, तमिलियन लीडर्स वांट अ श्रीलंका टू बिकेम अ फेडरल सिस्टम, है ना। जो तमिलियन पीपल्स हैं वो फेडरल सिस्टम को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं लाइक बेल्जियम की तरह, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका इससे पहले वहां पर यूनिटरी सिस्टम थी। यूनिटरी मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर होगा, है ना, सेंटर अपनी बात मनवा सकता है, अथॉरिटी होगी उसके पास। लेकिन फेडरल में क्या होता है, स्टेट के बाद खूब सारे पावर होते हैं सेंटर के जैसा ही। तो लाइक यहाँ पर जो तमिल लीडर्स है वही चाह रहे थे कि लाइक बेल्जियम की तरह जो आपको श्रीलंका कैसा बने, श्रीलंका बिकेम अ फेडरल सिस्टम वाली चीजों को अपनाए, फेडरल सिस्टम वाली सिस्टम को मानने वाले देश बने। इसकी फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। लाइक फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार चलाने का एक क्या है, लाइक सिस्टम है, इन विच जिसमें द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है ना, जिसमें गवर्नमेंट चलाने का जिसमें इन बीच मतलब जिसमें होता है पावर इज डिवाइडेड, पावर डिवाइड होता है किसके बिटवीन, किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब
कि जो फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जो पावर को डिवाइड किया जाता है, यहाँ देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी एंड अदर जो लोकल बॉडीज है उसके बीच में, है ना। तो इस तरह से इंडिया भी फेडरलिज्म को मानता है। कैसे? इंडिया में भी पावर डिवाइड किया गया है सेंटर के बीच, स्टेट के बीच, लोकल बॉडीज के बीच, लेकिन इंडिया में लाइक सेमी फेडरलिज्म जैसा चीजें हैं, पूरी तरह फेडरलिज्म नहीं है ना। यहाँ आपको केंद्र फिर भी पावरफुल है स्टेट की अपेक्षा ज्यादा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सेमी फेडरलिज्म हम कह सकते हैं, पूरी तरह फेडरलिज्म नहीं चल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है फिर से देख लीजिए। फेडरलिज्म एक ऐसी पद्धति है, सिस्टम है, जिसके तहत किसी भी देश में, कंट्री में जो पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स और अथॉरिटी के बीच में, है ना। अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स क्या है? तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल बॉडीज हो गए, है ना, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया, ये सब आगे चलते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज two layer of the government and one is the government for the entire country and that is usually responsible for a few subject of the common nation interest। क्या बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पावर डिवाइड किया जा रहा है सेंटर एंड अदर गवर्नमेंट के बीच में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यूजुअली आमतौर पर लाइक फेडरेशन वाले जो व्यवस्था में टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, टू लेवल या दो से ज्यादा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होता है जो इंटायर कंट्री, संपूर्ण कंट्री को ख्याल रखता है। इंटायर मतलब संपूर्ण, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सारे राज्य में ये डोमिनेट करता है, सारे राज्यों को ख्याल रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इंटायर कंट्री and that is usually responsible for the few subject, और कुछ सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे आपको देश की इंटायर कंट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है और कॉमन इंटरेस्ट पे काम करता है ना। एंड द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस यानी स्टेट और स्टेट that look after the much of the day-to-day and administering of their state and both and these level of the government enjoy their power and independence of the other। कहने का मतलब है, और अदर जो प्रोविंस है, प्रोविंस यानी स्टेट, तो सेंटर को तो देख लिया, और अब स्टेट वाला जो स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में चीजों को, अपने स्टेट में जो चीजें हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उस पे वो ज्यादा ध्यान देती है। तो इस तरह से पूरे चैप्टर्स में हमने पूरे पैराग्राफ में क्या देखा, है ना। तो पहला तो हमने देखा कि यहाँ पे कि फेडरलिज्म के मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दिया गया है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म का ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में इसको आपको लिखना है। हमने समझा दिया कि फेडरलिज्म है क्या, है ना। और फेडरलिज्म लाइक एक सिस्टम है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चीजें डिवीजन होती है पावर का। जो स्टेट होता है, सेंटर होता है वो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट होता है जो अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से हम लाइक आगे चलते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर आप देखिए ये मैप है पूरा वर्ल्ड का, इसमें हम दो नाम हमने सुना था, बेल्जियम और श्रीलंका। इस मैप में देखेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका है क्या। तो ये पूरा आपको, ये जो हिस्से हो गए आपको लाइक, ये पूरा हिस्सा एशिया कहलाता है, एशिया कहलाता है। ये पूरा ये यूरोप है, ये पूरा ये अफ्रीका है, ये लाइक सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इधर अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना। इस तरह से हम देखते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, बेल्जियम क्या है। तो बेल्जियम पहले देखना है, बेल्जियम क्या है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो यूरोप में आप ढूंढो, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने देखा जूम करके, ये जो हिस्से हैं ये आपको बेल्जियम हो गया, यूरोप में स्विट्जरलैंड के पास, है ना। आपको ये बेल्जियम हो गया। अब हम चलते हैं लाइक श्रीलंका कहाँ है। तो पहले आप देखिए श्रीलंका किस कॉन्टिनेंट में है। तो श्रीलंका लाइक एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पर आइए, भारत के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाइए, देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आपको श्रीलंका कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।